500 साल के बाद भारत के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उनके स्थान पर स्थापित होते हुए देखेंगे। 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण भारतीयों के लिए, भारत के बाहर भी रहने वाले करोड़ों सनातन हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात है। और उसके साथ खुशियां और भी बढ़ जाती हैं जब ये संदेश पूरे देश को पहुंचा कि भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास, उनके प्रतिमा की प्राण स्थापना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। भारत के लोग और भी ज़्यादा उत्साह आ जाओ के साथ 22 जनवरी के आयोजन में निभाने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, संपूर्ण हिंदू सनातन धर्म और जो भी लोग भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, उन सब के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी सूचना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में संभव हो सका अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण। दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि उनकी परेशानी ना हो। आप दिव्यांग मंत्रालय देखते हैं। 2 विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरे पास हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। दोनों विभाग कल्याणकारी हैं। प्रदेश की लगभग आधी से अधिक आबादी के कल्याण के लिए लाभकारी योजनाओं को संचालित करने वाले हैं। मुझे खुशी है आपके बीच ये बताते हुए कि हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण के विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के बच्चों को स्कॉलरशिप समय से मिले, सबको मिले, शुल्क प्रतिपूर्ति सबको मिले, समय से मिले। इस बार मुख्यमंत्री जी ने 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था हमारे बजटीय प्रबंधन में की। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार जताता हूं कि उन्होंने पिछड़े वर्गों के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बजटीय प्रबंधन में वृद्धि करके एक बहुत बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री जी लगातार हिंदुस्तान के ओबीसी समाज के लोगों के लिए ऐतिहासिक कार्य करते रहे हैं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना, नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को, केंद्रीय विद्यालय विद्यालय ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष के पिछड़े समाज के लोगों के लिए संचालित की हैं, जिसका लाभ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, खासतौर से पिछड़े समाज के लोगों को मिल रहा है। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी, सीपीआई, सीपीएम, तमाम ऐसी पार्टियां जिन्होंने एक अहंकारी गठबंधन बना के पिछड़े की बात को बढ़ाते हुए वोट की सियासत का जो रूप दिखाया है, हिंदुस्तान के तमाम पिछड़े समाज के लोग इस बात को जानते हैं कि 50 साल की कांग्रेस पार्टी का शासन कभी पिछड़ों की याद नहीं आई। परिवार की परिधि में करने वाली समाजवादी पार्टी कभी पिछड़ों के लिए बड़ा काम नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी एंड मोदी योगी की सरकार में हिंदुस्तान के अंदर पिछड़े वर्गों के लोगों को उनके अधिकार मिल रहे हैं। तो आज अपोजिशन पार्टी के लोगों के पेट में दर्द है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हिंदुस्तान के पिछड़े हों या उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोग हों, ओबीसी समाज के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता माना है, अपना मंत्री माना है। 2024 में उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोग साबित करेंगे यूपी की सभी 80 सीटों को जिताकर कि हम सब मोदी योगी के साथ हैं। टिकाना स्टेडियम पे जो है इंडिया और इंग्लैंड का मैच वाला है और उससे पहले अखिलेश यादव वहां पे क्रिकेट खेलते नजर
भी थपथपा दें स्टेडियम को लेकर। श्री अखिलेश यादव जी के पास अब उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको बेरोजगार कर दिया। जिस पार्टी ने बहुमत की सरकार चलाई हो, उस पार्टी को आज उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम के चुनाव में खाता भी नहीं खुला। अंदाजा और संकेत साफ है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब अपने अस्तित्व से भी जूझ रही है। इकोना स्टेडियम में इंग्लैंड और भारत के बीच बेहतरीन मैच देश और दुनिया के लोग 29 तारीख को देखेंगे। मैं बधाई देता हूँ भारत की टीम को कि हमारी टीम ने पाकिस्तान को भी हराया और ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। टीमों को हराकर हमारी भारत की टीम अंक तालिका में नंबर 1 पर है। लखनऊ में होने वाला मैच भी हम उम्मीद करते हैं, सारे भारत के लोग प्रार्थना भी करते हैं कि भारत की टीम बड़े नंबर के साथ जीतकर अपने स्थान को नंबर 1 पे रखे। अखिलेश यादव कहते हैं कि 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे। अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के स्वप्न देख रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि 17 नगर निगम में वो भूल जाते हैं कि रामपुर की पार्लियामेंट की सीट पे कमल खिला। उन्हें याद रखना होगा आजमगढ़ में भी जो वो अपनी पैतृक सीट मानते थे, वहां भी कमल खिला। रामपुर नगर, स्वारटांडा जैसी सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है तो समाजवादियों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2024 के चुनाव में हो सकता है कि उनका खाता भी लोगों को बेरोजगार दिया है। जिस पार्टी ने बहुमत की सरकार चलाई हो, उस पार्टी को आज उत्तर प्रदेश के 17 निगम के चुनाव में खाता भी नहीं खुला। अंदाजा और संकेत साफ है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब अपने अस्तित्व से भी जूझ रही है। इकोना स्टेडियम में इंग्लैंड और भारत के बीच बेहतरीन मैच देश और दुनिया के लोग 29 तारीख को देखेंगे। मैं बधाई देता हूं भारत की टीम को कि हमारी टीम ने पाकिस्तान को भी हराया और ऑस्ट्रेलिया को हराया। कई टीमों को हराकर हमारी भारत की टीम अंक तालिका में नंबर 1 पर है। लखनऊ में होने वाला मैच भी हम उम्मीद करते हैं, सारे भारत के लोग प्रार्थना भी करते हैं कि भारत की टीम बड़े नंबर के साथ जीतकर अपने स्थान को नंबर 1 पे रखे। कहते हैं कि 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे। अखिलेश मुंगेरी लाल के सपने हैं। वो भूल जाते हैं कि 17 नगर निगम में वो भूल जाते हैं कि रामपुर की पार्लियामेंट की सीट पे कमल खिला। उन्हें याद रखना होगा आजमगढ़ में भी जो वो अपनी पैतृक सीट मानते थे, वहां भी कमल खिला। रामपुर नगर, स्वारटांडा जैसी सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है तो समाजवादियों को ध्यान रखना पड़ेगा कि 2024 के चुनाव में हो सकता है कि उनका खाता भी लोकसभा के चुनाव में ना खुल सके। क्या लगा जो ये गठबंधन हुआ है, इसको कोई असर पड़ेगा? कुछ कहाँ असर, आप देख रहे होंगे ना, अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नोरा कुश्ती मध्य प्रदेश में देखी ना। दोनों पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक शिष्टाचार से अलग बयानबाजी करके डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम किया है। ये अपोजिट महागठबंधन जिसको इंडिया नामक नाम दिया गया है, इस गठबंधन का काम, इस गठबंधन का टारगेट, इस गठबंधन का लक्ष्य भारत का विकास नहीं है, भारत की तरक्की नहीं है। इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, इनका अपना कोई कन्वीनर नहीं है, इनकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं है। बस एक ही रट है कि मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। मोदी को हटाने का लक्ष्य लेके अगर अपोजिट पार्टी के लोग ये महागठबंधन चुनाव लड़ के जीत हासिल करना चाहता है तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो लड़ेगी ही, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता भी लड़ेंगे, लेकिन ये 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव ऐसा भारत की डेमोक्रेसी में पहला ऐसा चुनाव होगा जिसे हिंदुस्तान की जनता मोदी को पीएम बनाने के लिए
लड़ेगी, महागठबंधन अपोजिशन देश में नजर भी नहीं आएगा। उनके घर जाके संवेदना भी व्यक्त करेंगे और क्या क्या उसमें पुलिस के माध्यम से क्या क्या कार्रवाई की जानी और आवश्यक है, क्या क्या और हो सकता है, हाँ हम उस पर संज्ञान ले रहे हैं। और निश्चित अपराधी कोई भी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप अवगत हैं योगी जी की सरकार में कानून और बुलडोजर दोनों तैनात थे। किसी स्थिति में भी उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का भी अपराध स्वीकार न किया जाएगा। विशेष तौर से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि हम किसी हद तक भी जाएंगे, लेकिन महिलाओं के सम्मान के साथ नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते हैं कि कानून व्यवस्था। अखिलेश यादव जी मेरे ख्याल जाते हैं कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी। में याद है, प्रदेश की जनता को याद है, 5 साल में 700 दंगे अखिलेश जी की सरकार में हुए, तो 700 दंगे उनको याद नहीं है। योगी जी की 6 साल की सरकार में एक दंगा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। मेरे ख्याल से जनता अब उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगी। कोई सरकारी योजना का लाभ भी मिल सकता है? संभव है। हमारी सरकार संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं, कुछ परिवारों में बच्चियों के साथ, सामान्य जनों के साथ, जहां पर अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति कमजोर देखी गई, तो हमारी सरकार ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। परिस्थिति देखेंगे, जो भी अच्छा हो सकता है हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पार्टी के दर्जनों लोग बाढ़ में घुस गए, वहां मरीजों की व्यवस्था कर दी, क्या कहेंगे इस तरह से जा सकते? नहीं, देखिए कुछ समय और कुछ सीजन ऐसा रहता है जिसमें कुछ खास तरह की बीमारियां देश में पनपती हैं। हालांकि हमारी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको मालूम ही है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल की योजना लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के अभियान को तेज किया हुआ है। वर्तमान में डेंगू, वायरल और कई तरह के बुखार देखने के लिए मिल रहे हैं। मैं चाहूंगा सभी पार्टीज के लोग कम से कम यदि बीमार लोगों की मदद भी ना कर सकें तो कम से कम हॉस्पिटल में जाके समूह ना लगाएं, वहां पे भीड़ ना लगाएं, ताकि डॉक्टरों के काम में बाधा पैदा ना हो। यदि समाजवादी पार्टी के लोग केवल सियासत के लिए अस्पतालों में जाके भीड़ लगाते हैं तो मेरे ख्याल से मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो ये कदापि उचित नहीं है। क्या लगता है अस्पताल जो सीएमएस उनकी नहीं गलती कि उनको रोका नहीं, उनको जाने दिया पूरे बाढ़ में? देखिए, अब सीएमएस, सीएमओ, हॉस्पिटल डॉक्टर्स अपनी समय सीमा परिधि में होते हैं। कई बार पॉलिटिकल लोगों को रेस्पेक्ट देते वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम सबको अवेयरनेस होनी चाहिए, पॉलिटिकल लोगों को भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए। परिस्थितियों को देख के ही अपना लगाएं, अन्यथा अनावश्यक रूप से मरीजों को परेशानी ना हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।